औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उस लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट मतलब दुनिया के पाकिस्तान के कदीम तरीन और दुनिया के बदतरीन टॉर्चर सेल की वीडियो का दूसरा हिस्सा आज मैं पेश कर रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में वादा तो किया था कि उसके अगली वीडियो में उसके बच्चों के बारे में करतूत सामने लाऊंगा, लेकिन उससे पहले बच्चों के बारे में भी लाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक डॉक्टर साहब हैं, उधर नाम नहीं याद, डॉक्टर साहब डॉक्टर अजमल साहब, उनके बारे में आपको बताता हूँ। डॉक्टर अजमल साहब की बुनियादी क्वालिफ़िकेशन अंडर मैट्रिक है और वो रहने वाले हैं कहाँ के, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, मेन जीटी रोड के ऊपर गेट नंबर 3 के करीब ही है ये, उसके बिल्कुल सामने वो रहने, उनका होम्योपैथिक स्टोर भी है उसके वालद का। और वो मतलब पिछले कोई टोटल उनकी उम्र होगी 30 साल, तो पिछले कोई 18 साल से वो आदी नशई हैं हीरोइन के, और हीरोइन के वो तरीके उनको पता है कि मैं मजाक में कहता था लेकिन ये हकीकत थी कि सारे हीरोइन पीने के सारे तरीके जो है ना वो मैंने डॉक्टर साहब से सीखे हैं। सीखने से मुराद ये कि सुने हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे कि कभी हीरोइन में पीऊँ। पहली तो बात यह कि आप पूरी दुनिया के जिस डॉक्टर से, जिस मेडिकल से, जिस तरीके से मेरा टेस्ट करवाना चाहें करवा लें। मैंने ज़िंदगी भर कभी हीरोइन को मुंह भी नहीं लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मैं अब जवानी से भी गुज़र चुका हूँ, अब तो मैं पागल ही हूँगा कि कभी हीरोइन को। मैं तो अभी सिर्फ टबैको स्मोकिंग, तम्बाकू नोशी से भी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हीरोइन मैं कहाँ से पीऊँगा। डॉक्टर साहब हैं बुनियादी तौर पे अंडर मैट्रिक, और डॉक्टर साहब बेसिकली परमानेंट मरीज़ हैं इस नाम नहाद इदारे के, जिसका इदारे का नाम तो बहुत बड़ा है, इदारा तरक्के मनशियात व रूहानी इलाज। रूहानी इलाज कहते हैं डंडे को। डंडा है कम से कम 2 इंच मोटा बांस का डंडा, बांस का या बैत का डंडा। उधर हैं हलीम साहब। हलीम साहब उधर एक चौकीदार हैं और वो भी ज़ईफ़ुल उम्र हैं। हलीम साहब की तजवीज़ पे इस फ़िरौन इलियास ने उसके ऊपर टेप चढ़ाने का ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि टेप चढ़ा के मारने से बंदे को साड़ ज़्यादा, मतलब बंदे को जलन ज़्यादा होती है, जिल्द पे जलन ज़्यादा होती है। ये सादा उर्दू में यही लफ्ज़ बन सकता है कि जलन ज़्यादा होती है। वो 2 इंच मोटा और कम अज़ कम भी कोई 3 फीट लंबा डंडा, और उसके ऊपर टेप, सोल्यूशन टेप इसलिए चढ़ाई जाती है कि जलन ज़्यादा हो, तो इससे मरीज़ का इलाज किया जाता है। ये डंडा ही इलाज है, और ये बारहा, 1-2 दफ़ा नहीं बारहा, ये बोना फ़िरौन, ये मौलवी इलियास, ये इस बात का ज़िक्र कर चुका है कि हमारे पास तो सिर्फ डंडा ही इलाज है। एक पैरासीटामोल की गोली लेनी हो ना तो आपको कम से कम 2 महीने डॉक्टर साहब की खुशामतें और उनकी मिन्नतें और उनके कपड़े तक धोने पड़ते हैं, फिर आपको एक पैरासीटामोल की एक गोली मिलती है। तो डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पे हैं अंडर मैट्रिक, लेकिन वो ख़ुद दावा करते हैं कि मैंने BA का तक तालीम भी हासिल की है और मैं DHMS डॉक्टर भी हूँ, और हैं बुनियादी तौर पे वो भी हीरोइन के नशई। जब कोई बंदा उधर जाता है तो उनको कमाल महारत हासिल है कि वो कहते हैं जी आपका मरीज़ तो मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हमारे पास पहले 12 से 14 हज़ार, वो लिखा हुआ पम्फलेट देते हैं बाकायदा छपा हुआ कि 12 से 14 हज़ार मरीज़ पहले ही सेहतयाब होकर जा चुके हैं, और वही हमारी प्रमोशन करते हैं और उसी से हमारे पास मरीज़ आते हैं। तो अब जब मुझे लेके जाया गया तो मुझसे जो तालीम मैंने, असल में ना सारी ज़िंदगी तालीम तो मेरी चलो बहुत कम है, लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी किन लोगों की सोबत में गुजारी है। मैंने सबसे पहले रावलपिंडी में जब मैं था तो मैं कराची कंपनी के करीब ही रहते थे। सैयद ज़मीर जाफ़री साहब, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे,
उनसे जाके मिलता था और उन्हीं के रेफरेंस से मुझे एक नौकरी की ऑफ़र भी हुई थी लाहौर में। लाहौर से मैंने अपॉइंटमेंट लेटर भी ले लिया था नौकरी, लेकिन ज्वाइन नहीं की। तो मेरी सोबत का अंदाज़ा लगा लें कि मैं सैयद ज़मीर जाफ़री साहब से शुरू हुआ था। उसके बाद मैं लाहौर में आया, तो लाहौर में मुझे मेरे सबसे बड़े मोहतरम, अब मेरे से नाराज़ हैं लेकिन मोहतरम, मेरे पीरो मुर्शद और मेरे उस्ताद सब कुछ वही थे, मोइनुद्दीन निज़ामी साहब। और उसके बाद कस्बे फैज़ मुझे मिलता रहा, और 1-2 दिन नहीं मिला, 7 साल अशफाक अहमद साहब से। तो मतलब मैं अब ख़ुद पढ़ा ना भी हूँ, तो मैं बैठता तो उन लोगों में रहा हूँ ना जो कि अपने इल्म दानिश के नामवर थे, दुनिया भर में नामवर थे वो लोग। तो मुझे ये बातें हज़म नहीं होती थी। उन्होंने पूछा ये नाम तुम्हारा क्या है? मैंने कहा जी मोहम्मद इफ्तिखार। मुझे ले जाने वाला बंदा जो है वो आज तक मैं दावे से कहता हूँ, अगर वो साबित कर दें कि वो मेरा कोई दूर पार का रिश्तेदार भी है, तो मैं आज ही सारे जराइम खुद तस्लीम कर लूँगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, तुम क्या नशा करते हो? मैंने कहा जी मैं तो नशा कोई नहीं करता, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट पीऊँगा। अच्छा जी, इसको छोड़ जाएँ जी, आप महीने बाद आएँ तो फिर देखेंगे। वो महीने बाद ना उसका लेने का इरादा था, ना वो आया तो सही वो, लेकिन एक जोड़ा कपड़ों का दे गया। मुझे जाके जंजीरों से वो बांध दिया गया। उसके बाद फ़ोटो लेते हैं डॉक्टर साहब ही। फ़ोटो लेने का तरीक़ाकार क्या है? पहले दिन की फ़ोटो का कि आप अपने गिरबान के 2-4 बटन खोल दें और ऐसे कर लें, इससे लगेगा कि ये नशई है, जब आया तो नशई है। उसके बाद 15 दिन बाद फ़ोटो लेते हैं, तो उस फ़ोटो के लिए दाढ़ी आप ठीक कर लें, आप बाल भी अपने ठीक कर लें और इस तरह से खड़े हो जाएं। इसका मतलब है इसने नशा छोड़ दिया। फ़ोटो, ये फ्रॉड, पहला फ्रॉड है फ़ोटो। पहले दिन का फ़ोटो, इसका मतलब है तुम नशई हो। और 15 दिन के बाद का फ़ोटो, इसका मतलब है कि तुम ठीक हो रहे हो। और डॉक्टर साहब इधर मतलब फ़साद की जड़ तो नहीं कहूँगा, जड़ तो वो मौलवी है, क्या नाम है उसका, अलियास, जो 2.5 फीट उसका कद है टोटल, और उसने वो अत मचाई हुई है, अन्नी मचाई हुई है इधर। अच्छा, ज़मीन भी इनकी अपनी नहीं है। ज़मीन पे आज से 15 साल पहले वापडा ने केस किया हुआ है कि ये ज़मीन हमसे ली गई थी, मदरसे के नाम पे खोला इन्होंने, रीहैब सेंटर हुआ है, तो ये ज़मीन हमें वापस करो। ये ज़मीन भी पिछले 15 साल से स्टे ऑर्डर पे चल रही है। पूरे का पूरा बढ़ाना गांव ये आता है डैम, ये बुनियादी तौर पे डैम का हिस्सा है। इधर किसी भी वक्त पानी आ सकता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास चूँकि पूरे पाकिस्तान में पानी की कमी है, ना झीलें भरती हैं, ना इधर इस इदारे से हमारी जान छूटती है। तो ज़मीन इनकी अपनी नहीं है, वापडा से इन्होंने ली थी मदरसे के नाम पे। और देने वाले कौन साहब थे? आज अगर वो ज़िंदा हैं और कभी मेरे अल्फाज उन तक पहुंच जाएं, तो वो भी अल्लाह से माफ़ी मांगें और जुस्तजू करें कि इनसे ज़मीन वापस लें। वो थे हाजी हनीफ तैयब साहब, जो उस वक़्त थे वज़ीर मज़हबी अमूर जनरल ज़िया के दौर में। उन्होंने इनको ज़मीन अलॉट की थी मदरसे के लिए, लेकिन इन्होंने बाद में रीहैब सेंटर बना लिया उधर, क्योंकि मदरसा इनका, अब अंदाज़ा लगाएं कि मदरसा मंजूर करवाना कितना कमाल की बात है। एक आप चंद टीचर रखें, चंद मतलब मौलवी रखें, और साथ आप अल्लाह भला करे आप दरस निज़ामी का कोई नाम का, वैसे तो दरस निज़ामी की औकात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दरस निज़ामी वैसे ही खुद ही पढ़ा, खुद ही इम्तिहान दिया, खुद ही पास हुए और खुद बन गए जी हम दरस निज़ामी हम निकाल लिया, तो हम BA के बराबर हो गए हैं। अच्छा जी, वो मदरसा तक ये अप्रूव नहीं करवा सके, इनके पास और कोई चाराकार को नहीं था, इन्होंने ये खोल लिया रीहैब सेंटर।
अच्छा, इसके दिमाग में चूँकि इसके वालिदैन बचपन में फ़ौत हो गए थे और इसने दुनिया की सख्तियाँ झेली हुई थी, और इसका सका साला जो है वो नशई था हीरोइन का। वो मेरी मौजूदगी में भी वो आता था और यहाँ से बल्ब शलब सब उतार के वो लेके भाग जाता था, मतलब चोरी करता था बल्ब मेरी मौजूदगी में। तो उसने इसको कोई समझाया कि इस तरह से तुम लोगों को जंजीरें डाल के बांध के रखो तो जिसकी किस्मत में हुआ वो नशा छोड़ देगा और तुम रीहैब सेंटर बना लो। तो उन्होंने रीहैब सेंटर बना लिया। अच्छा, डॉक्टर साहब सबसे बड़ा फ्रॉड वो करते हैं जब उन्होंने किसी को मरवाना होता है तो वो इस बोने के कान में कुछ बात करते हैं और उसके बाद उससे वजह नहीं पूछी जाती, उसको ये नहीं बताया जाता, इल्ज़ाम नहीं बताया जाता कि तुमने क्या किया। वो उसको डायरेक्ट जफ्फी एक बुनियादी और सबसे बड़ी सज़ा है इस में। ये मैं आपको आगे चल के अगली वीडियोस में बताऊंगा जफ्फी। और कुछ लफ्ज़ और भी बताता हूँ। लाड़ी किसको कहते हैं वो भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वो भी आपका साथी होता है, आपके साथ जंजीर में बंधा होता है। एक जंजीर में 2 बंदे बंधे होते हैं, उसके पाँव में भी जंजीर होती है और इसके पाँव में भी जंजीर होती है। दरमियान में जो ताला होता है उसको कहा जाता है सेंटर का ताला, सेंटर। तो डॉक्टर साहब जो इधर नाम निहाल डॉक्टर साहब हैं और जो दवाइयाँ रख के बैठे होते हैं, उन्होंने नुमाइशी तौर पे कुछ दवाइयाँ भी रखी होती हैं, वो भी बेसिकली नशई हैं और अंडर मैट्रिक हैं। कभी तहकीक करके देख लें, उनकी संदें चेक करके देख लें, अगर वो संदें सही साबित हो जाएं तो फिर भी मैं मुजरम हूँ। वो असल में अंडर मैट्रिक हैं लेकिन दावा ये करते हैं कि मैंने BA किया हुआ है और साथ DHMS किया हुआ है। अब मुझे बताएं कि अगर फ़र्ज़ पहली तो बात यह है कि वो है ही सफ़ेद झूठ, ना उन्होंने BA किया हुआ है ना उन्होंने DHMS किया हुआ है। अगर उन्होंने DHMS भी किया हुआ है तो DHMS के बाद क्या वो इस काबिल हो जाता है DHMS डॉक्टर के जी वो रीहैब सेंटर में? आपको ज़हन में होना चाहिए कि रीहैब सेंटर में बाकायदा नफ्सियाती तरीके से इलाज किया जाता है। माहिरीन नफ्सियात होते हैं उधर, वो लोगों से डिस्कशन करते हैं, लोगों से नशा करने की वजूहात पूछते हैं, उनका तदारुक उनको बताते हैं और मोटिवेट करते हैं कि आइंदा तुमने ज़िंदगी में नशा नहीं करना। तो एक छोटा सा वाक़या आपको सुना देता हूँ। एक दफ़ा यही मशवरा उसको कहते हैं कि जो मतलब जिसने अपने किसी जानने वाले को दाखिल करवाना हो ना, वो आता है पहले मशवरा करने, मतलब माहौल चेक करने के लिए और साथ फ़ीसें का मतलब पूछने के लिए। अभी मैं सुन रहा था उस न्यू टीवी के एक प्रोग्राम में कि उन्होंने अब फ़ीस 54,000 पहले महीने में और हर महीने 12,000 कर दिया। मेरे दौर में फ़ीस थी 45,000 रुपया पहले महीने में और हर महीने 10,500 फ़ीस। तो वो फ़ीस मैंने भी 34 महीने फ़ीस दी है उधर, सिर्फ सिगरेट पीने के चक्कर में। या वो अगली बातें भी बताता हूँ आपको बाद में। अब मैं जब बात करता हूँ तो मैं नॉर्मल नहीं रह सकता। बहरहाल तो वो वहाँ पे हमने हलफ उठाया और हलफ उठाने के बाद हम शुरू हो गए झूठ पे कि हम यहाँ पे बड़ा रूहानी माहौल है, हम 5 वक्त की नमाज़ बाजमात पढ़ते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। तो वो जो सुनने वाले साहब थे ना, जो आए हुए थे मेहमान, जो मशवरा लेने आए हुए थे, उन्होंने एक ने सवाल किया कि तीसरे या चौथे दिन आपका पेट ख़राब हुआ था। अब मेरा जाने भला मैंने कभी ज़िंदगी में नशा किया हो तो तब मैं समझूं कि नशा छोड़ने के बाद पेट भी ख़राब होता है और आपको भूख फिर लगना शुरू होती है। तो मैंने कहा मेरा तो पेट वेट ख़राब नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने इस तरह से मुझे देखा। उधर मशवरा हो या मुलाकात हो, उसके लिए डॉक्टर साहब आपके सामने बैठेंगे, आपके मुलाकाती राइट या लेफ़्ट में बैठेंगे, डॉक्टर साहब आपके सामने बैठेंगे।
वो आपकी आंखों तक को देखेंगे कि आंखों से इशारा तो नहीं कर रहा किसी के जी मुझे मरवा रहे हो, क्यों ले जाओ इधर से वापस, आंखों से भी इशारा नामुमकिन है उधर। तो डॉक्टर साहब ने ऐसे देखा, कोई 15 मिनट गुजरे थे कि यही मौलवी साहब आ गए और इन्होंने कहा जी इन्हें फाड़ लो। वो जफ्फी वाले एक बंदे थे, वो उन्होंने पकड़ लिया मुझे और मुझे पहले दिन बरकत हो गई, 45 डंडे मुझे पड़ गए। अब 45 डंडे किस तरह से पड़ते हैं वो जफ्फी में ही आपको बताऊंगा, और बताना वैसे भी मायूब लगता है किस जगह पे डंडे पड़ते हैं और उसका क्या। जब डंडे पड़ते हैं तो उधर मतलब ज़ख़म होता है, ज़ख़म के ऊपर साड़ होता है। 2 दिन बाद फिर आपको जफ्फी पड़े तो वो क़यामत खेज़ मंज़र होता है। उस वक़्त बंदा जो है वो ज़िंदा हालत में भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसको ज़ख़म के ऊपर डंडे मारे जा रहे होते हैं। यही इसी तरह से समझ लें कि ज़ख़म बनाएं आप, ज़ख़म के ऊपर नमक छिड़क दें तो फिर क्या हालत होती है, यही हालत होती है जफ्फी डालने के बाद। जब डंडे आपको पड़ते हैं तो यही हालत होती है। 45 डंडे मारे गए मुझे जफ्फी के दौरान और 32 डंडे मेरे पाँव की तलियों पे मारे गए, इसलिए कि मैंने ये नहीं बताया था कि तीसरे दिन मेरा पेट भी ख़राब हुआ था। सिर्फ ये नहीं बताया था क्योंकि मुझे मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता कि जी हीरोइन के नशे का पेट भी ख़राब होता है। मैंने कभी नशा किया हो तो फिर मुझे पता हो ना। दूसरी मार मुझे उस वक्त पड़ी जब जनाब शोएब खान साहब, जिनका मैं उस्ताद भी था, उनका एक भतीजा आ गया कंप्यूटर लेके, CPU सिर्फ लेके कि इसके अंदर विंडो इंस्टॉल करनी है। तो मैं उस वक्त दावे करता था कि विंडो तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लेके कंप्यूटर रिपेयरिंग तक हर काम मैं बड़ी आसानी से कर लेता हूँ। बहरहाल करने के बाद मैंने उनको उन्हीं का कंप्यूटर था, उन कंप्यूटर से मॉनिटर लिया और मॉनिटर से विंडो इंस्टॉल करने की कोशिश की। तो अब मुझे पक्का पता नहीं है कि शायद मैंने किसी और हार्ड में विंडो इंस्टॉल कर दी या उसमें कर दी। वो दूसरी हार्ड जिसमें विंडो मैंने इंस्टॉल की ना, वो उस पर डॉक्टर साहब बैठ के 24 घंटे फोश फिल्में देखा करते थे इंटरनेट पे। तो वो जनाब उस वक्त भी वो, अब इस मौके पे भी मैंने उस फिरौन को ऑफ़र की कि मैं आपका डाटा रिकवर कर सकता हूँ। आज भी मैं कहता हूँ कि हज़ारों लाखों डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो फ्री में मिल जाते हैं या ट्रायल में मिल जाते हैं और आप सारा डाटा वापस ले सकते हैं। तो मुझे CDs तो ला के दो, मैं अभी डाटा रिकवर कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कोई 18 डंडे, मेरा हाथ देख लें, मेरे मतलब हाथ को अक्सर लोग कहते हैं कि ये औरतों वाला हाथ है, मर्दों वाला नहीं है। सारी ज़िंदगी मैंने पेन से काम किया और लिखने पढ़ने के काम किया। तो मेरे इन हाथों पे मेरे बाएं तरफ फालज भी हो चुका है 2013 में। मेरा बायां हाथ थोड़ा कमज़ोर है। 18 डंडे इस हाथ पे, 18 डंडे इस हाथ पे। जब 2 इंच का मोटा डंडा, उसके ऊपर टेप लपेटी हुई, जब 18 डंडे इस हाथ पे पड़े और 18 इस पे हाथ पे पड़े, तो आप खुद ही तसव्वुर कर सकते हैं कि बंदे का क्या हशर होगा। सिर्फ़ इसलिए कि मैंने विंडो किसी गलत हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर दी। बहरहाल उससे जान छूटी। 1 साल बाद मेरे घर से फ़ोन आया। अब उधर रहते हुए ना, बिस्तर तो सारा कुछ मैंने किसी ना किसी तरीके से खुद अपना ख़रीद के तो उधर बिछा लिया था नीचे। एक तकिया नहीं था मेरे पास, तकिया मैंने लिया हुआ था सरकारी भी किसको कहते हैं कि जो तकिए उधर लोग रहते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं, वो सरकारी तकिए हो जाते हैं। एक तकिया मैंने उधर से लिया हुआ था, वो तकिया था रज के गंदा, उसके अंदर जुएँ थी। मेरे सर में भी जुएँ पड़ गई और यकीन माने ज़िंदगी में ना कभी पहले पड़ी थी ना बाद में पड़ी, सिर्फ उसी वक्त सर में मेरी जुएँ पड़ गई। अब मैंने बड़ी एहतियात से काम लिया कि मैंने घर में बताऊंगा जुएँ पड़ गई हैं तो वो भी क्या सोचेंगे कि कितने गंदे इंसान हो। कभी मेरे घर में भी किसी को जुएँ नहीं पड़ी। कभी हमारे घर का कोई माहौल ही इस तरह का है कि हमारे घर में भी किसी को जुएँ नहीं पड़ी।
तो मैंने उनको कहा कि यार मुझे तो जुएँ नहीं पड़ी हुई हैं, एक और हैं अफगानी हैं, वो आके पानी भरते हैं इधर से, उनके बच्चों को जुएँ पड़ी हुई हैं, तो उसके लिए मुझे शैम्पू तो भेज दें। अब मेरे ऊपर तो मतलब डिसाइड तो 15 दिन पहले का हो चुका हुआ था कि इसको मारना ही मारना है। जब ये बात करता गया ना कि जी जुएँ मुझे जुओं का शैम्पू भेज दें, तो 1 मिनट में फ़ोन मुझसे ले लिया गया। फ़ोन सुनने का भी एक तरीका है, फ़ोन आप अकेले नहीं सुन सकते, आपके साथ खड़े होते हैं, आपके कान के फ़ोन इतना नज़दीक नहीं होता जितने वो उनके कान इस फ़ोन के नज़दीक होते हैं। वो फ़ोन पे मेरे घर वालों के सवाल और हमारे जवाब तक सुन रहे होते हैं। हमारे जवाब तो सुन ही रहे होते हैं, घर वालों के सवाल भी सुन रहे होते हैं। बहरहाल फ़ोन मुझसे ले लिया गया और फ़िरौन साहब तशरीफ़ ले आए। वो 15-20 बंदे थे, उन्होंने एक ने मुझे पकड़ लिया और जनाब उस वक्त मुझे 100 डंडा पड़ा मेरे जफ्फी के दौरान, और 45 डंडा मेरे पाँव की तलियों पे पड़ा। यकीन माने मेरे पाँव इतने बड़े सूज गए थे और 15 या 20 दिन मैं चलने फिरने के काबिल भी नहीं था। और आज भी मेरे बाएं बाजू के तलियों पे दो नहीं 2.5 साल हो गए हैं उधर से निकले हुए। आज भी मेरे बाएं बाजू पे इस तलियों पे दर्द होती है उनके डंडों की, जो बिला जवाज़ मारे जाते थे। तो यहाँ पे सिर्फ बात डॉक्टर साहब के बारे में मुख्तसर सी मैंने करनी थी कि डॉक्टर साहब दरअसल हैं अंडर मैट्रिक, और जिनका ढंडोरा पीटा जाता है कि हमारे पास एक डॉक्टर भी है, और वो हीरोइन के नशई हैं, वो बाकायदा मरीज़ हैं, इधर के रेगुलर मरीज़ हैं इनके, और ये उनको कहते हैं कि डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। सबसे बेसिक फसाद की जड़ है ही डॉक्टर। बहरहाल अल्लाह हाफिज़। मेरी इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, और मेरी इस वीडियो को प्लीज़, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये बात वज़ीर आज़म के कानों तक जाए कि उसके नाक के नीचे हो क्या रहा है। अल्लाह हाफिज़।